हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए हम जो साइंस में आप लोगों को 2011 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मात्र 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2011 के बाद 12 करेंगे, लेकिन 2011 के एग्जाम में आप लोगों को मात्र 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कर लेते हैं। फटाफट से देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो साइंस में जो हुआ था 2011 के, वहां पे क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा, उसमें आप लोगों को 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो बताइए हीलियम कैसा तत्व है। He कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। कैसा है, अक्रिय है, मतलब किसी से क्रिया ये नहीं करता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए किसी से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसे अक्रिय तत्व बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोल रहा है बल क्या, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। जल में, जल का फार्मूला कितना होता है, H2O। कितना होता है बाबू, H2O। तो इसमें आप बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना 1, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, बोल रहा है बल क्या, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी बोले या तो आधुनिक आवर्त सारणी बोले या तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोले, इसमें आवर्तों की संख्या, तीनों में आवर्तों की संख्या मात्र 7 था। कितना था, 7। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या बोल रहा है, सिलिका। सिलिका क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सिलिकन। सिलिकन को SI द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। सिलिकन और ये जर्मेनियम, ये दोनों फेमस उपधातु है। क्या है, दोनों फेमस ही उपधातु है, सिलिकन और जर्मेनियम। जर्मेनियम के बारे में भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता था। तो ये जो सिलिकन और जर्मेनियम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, एक उपधातु है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है OH। OH किसका क्रियाशील मूलक है। OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो बताइए किसका है, ये अल्कोहल का है। क्या होगा, अल्कोहल। OH से क्या होता है बाबू, अल्कोहल। कीटोन का होता है CO। कीटोन का होता है CO। एल्डिहाइड का होता है CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। और इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो इसमें पूछा था OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है, तो हो गया अल्कोहल। कीटोन का होता है बाबू CO और एल्डिहाइड का होता है CHO। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बाबू कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं होता है। कमी नहीं होता है मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन रहता है हम लोगों को। वो कैसे, किस अभिक्रिया के माध्यम से, संयोजन अभिक्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से, या तो अपघटन, या तो इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का संतुलन कायम रहता है पृथ्वी पे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण दूषित भी है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है पेड़ पौधा खाना बनाने के रूप में और ऑक्सीजन छोड़ देता है, हम लोग उसको सांस के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कितना होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत, पौधे में जब शोषण की क्रिया होती है उसके अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़िएगा तो उसमें जब शोषण की अभिक्रिया होती है साथ साथ होगी, तो उसमें बोल रहा है शोषण अभिक्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा की मुक्त होती है, तो 3.5 किलो जूल, 5 किलो जूल प्रति मोल, इतना ऊर्जा का क्या होता है, मुक्त होने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मानव के हृदय में कितने कोष्ठ हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ है, तो 4 कोष्ठ है। कितने कोष्ठ होते हैं बाबू, 4 कोष्ठ। 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 और
4। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन क्या है? प्रकुंचन एक होता है संकुचन। यहाँ पे पूछा गया है प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। संकुचन एक होता है, एक होता है प्रकुंचन। तो प्रकुंचन होता है 200 कितना होता है? 200 mmHg, 200 mmHg। लेकिन यदि पूछता संकुचन तो संकुचन होता बाबू 80, कितना होता? 80 mmHg, 80 mmHg होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रकुंचन, तो प्रकुंचन होता है 120 mmHg। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हुआ? ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है? तो पौधों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पौधों के पत्तियों में होती है। पौधों के कहां पे होती है? पत्तियों में। पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा क्या करती है? यहाँ पे जड़ से जल लेती है और जल को क्या करता है? सर्जन, मतलब जल को बाहर फेंकने का काम करता है। वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया के माध्यम से ये पौधे के पत्ती में होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पत्ता। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां पे होती है? पौधे के पत्ती में। अब पौधे के पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसको स्टोमोटा यानी रंध्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों को रुधिर से अपदोहन द्वारा पृथक करता है? अपदोहन द्वारा पृथक करता है। पृथक का मतलब होता है बाबू अलग करना। मतलब कृत्रिम वृक्क, जो कृत्रिम हमारे जो शरीर के अंदर वृक्क है वो जो खून को साफ करने का काम करता है, वो उसी तरह के बोल रहा है क्या ये वृक्क है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया वृक्क है जो क्या करता है? रुधिर से दोहन द्वारा क्या अलग करता है? रुधिर से क्या अलग करने का काम करता है? तो नाइट्रोजन गैस को। किसको? नाइट्रोजन को। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होती है? हाइड्रा में जो प्रजनन होती है वो किस विधि से होती है? हाइड्रा में प्रजनन, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है बाबू द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन, मतलब वो टूटने का काम करता है। हाइड्रा बढ़ती है, इसके बाद टूट जाती है, 2 खंडों में विखत हो जाती है, इसीलिए इसको द्विखंडन विधि द्वारा इसमें क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? किसी माध्यम के आवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम का आवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? तो जब इस तरह के फार्मूला रहे तो किसी माध्यम के जब आवर्तनांक निकालते हैं तो होता है साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को स्नेल का नियम बताया जाएगा। वो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, तो ये दूसरा नियम यही कहता है साइन आई बटा साइन आर, और ये अपवर्तनांक निकालने का क्या होता है? एक फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए अब 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में देखिए अक्सर होता है कि आप लोग जब सैलून में जाते होंगे तो वो अवतल दर्पण होता नहीं है। अवतल दर्पण का कीमत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग नहीं लगा सकते हैं। बड़ा बड़ा जाइएगा मुंबई वगैरह तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा। होता क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो बड़ा बनता है जिससे क्या होता है छोटा छोटा दाढ़ी भी बड़ा दिखता है और आराम से वो क्या करता है? वो बना लेता है। लेकिन यहाँ पे तो जो आप लोग देखते होंगे सैलून में वो अवतल दर्पण नहीं होता है, वो सिंपल समतल दर्पण ही होता है जो आप लोग घर में यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्या मारिएगा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता क्या है? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। बाबू 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ध्यान से देखिएगा 7 रंगों में क्या होगा? जब इसको प्रिज्म से गुजारा जाएगा, इसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग, 7 रंगों में विभक्त होकर एक पट्टी पे क्या करेगा? ये दिखाई देगा। ये पट्टी पे दिखाई देगा तो ऊपर वाला जो कलर होगा वो क्या होगा? रेड कलर होगा, नीचे वाला क्या होगा? वोयलेट यानी बैगनी। बैगनी तो आप ही बताइए प्रकाश जो इस साइड जा रहा था, इधर जो ये प्रकाश जा रहा है वो सबसे अधिक किसका विचलन हुआ है? सबसे अधिक किसका हुआ है? यानी सबसे अधिक झुकाव किसका हुआ? जिसका अधिक झुकाव होगा उसी का ज्यादा क्या होगा? विचलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ये 15
कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो किसका बोलेंगे, बैगनी का। किसका बोलेंगे, बैगनी का। ये सबसे अधिक पूछा तो बैगनी, क्या हो जाएगा, बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सबसे कम पूछता बल किस रंग का झुकाव सबसे कम हुआ है, तो हम मारते हैं, क्या मारते हैं, रेड, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे अधिक पूछा है इसीलिए हम क्या मारेंगे, बैगनी। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लेकिन आवृत्ति उसकी कम होती है। और यहाँ पे लाल रंग का क्या होता है, विचलन कम होता है। विचलन का मतलब होता है झुकाव। यहाँ पे विचलन भी पूछ सकता था, बल्कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है, तो विचलन यहाँ पे बैगनी रंग का सबसे अधिक हुआ है, या तो झुकाव भी बैगनी रंग का सबसे अधिक हुआ है। लेकिन सबसे कम विचलन किसका हुआ है, तो लाल रंग का हुआ है। किसका, लाल रंग का। लेकिन यहाँ पे अधिक पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किन प्रभाव पे कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है ना, जो आप लोगों के घर के बोर्ड में लगा होता है विद्युत फ्यूज, वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो बताइए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, या तो चुंबकीय प्रभाव पे, या तो रासायनिक प्रभाव पे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होगा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उसका तो कोई सेंस नहीं यहाँ पे है। लेकिन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में क्या होगा, जब किसी चालक तार में आप लोग धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये हीट देने लगेगा। क्या करने लगेगा, हीट करने लगेगा। जितना धारा दीजिएगा उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो फ्यूज तार क्या करता है, कीमती चीजों को, अगर मान लीजिए टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, उसके लिए हम लगाया जाता है फ्यूज तार, ताकि वो क्या खराब ना हो, यानी वोल्टेज बढ़ जाए तो हमारा फ्यूज गल जाए। क्या हो जाए, गल जाए। फ्यूज कब गलेगा, जब ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा, यानी जैसे उसमें धारा देंगे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा और वो गल जाएगा, बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। तो यानी विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किन प्रभाव पे काम करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हो। किसी कुंडली का ज्ञात करना है प्रतिरोध, तो उसके लिए क्या सूत्र हम दे सकते हैं, तो ओम के नियम से आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर कितना होता है, V बराबर IR। इसी से आप लोगों को प्रतिरोध निकालना है। जब भी आप लोगों को ये तीनों में से किसी एक फार्मूला के बारे में पूछे, या तो ओम का नियम, तो आप लोगों को V बराबर IR से याद रखना है। यहाँ से आप लोगों को ये ओम के नियम सकता है तो ये भी मार सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को I का मान पूछ ले, I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रतिरोध, क्या पूछा है बाबू, प्रतिरोध, तो हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे बाबू, R। जैसे R निकालेंगे तो ये I चलाएगा नीचे, I क्या चलाएगा नीचे, यानी V बटा कितना हो जाएगा, I, V बटा हो जाएगा I। तो यहाँ पे पूछा था प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना आएगा, V बटा I। तो V बटा I यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। डायनमो यानी जनरेटर, जो शादी ब्याह में आप लोग देखते होंगे ना जनरेटर, उससे कौन सी धारा निकलती है, उससे कौन सी धारा निकलती है, तो बताइए कौन सी धारा निकलती है, तो दिश धारा निकलती है। कौन सी धारा, दिश धारा निकलती है। प्रत्यावर्ती जो धारा है जो हम लोगों के घरों में आती है धारा, वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसको शॉर्ट में AC बोला जाता है। क्या बोला जाता है, AC यानी अल्टरनेटिव करंट। और ये जो हमारे घरों में आता है इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज, वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। कितना होता है बाबू, 220 वोल्ट होता है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, DC। ये किस में मिलता है, बैटरी में यही धारा मिलता है, और जनरेटर से यही धारा निकलता है, दिश धारा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है। हमारे घरों में कौन सी धारा आती है, AC धारा आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, बोल रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करता है मनुष्य के शरीर में, एक तरह की क्या है, बीमारी है। अगर आप लोगों को ये डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो डेंगू जो मच्छर होता है वो जो जब इसको काट लेगा तो आप लोगों को मलेरिया नामक क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो ये गंदा जल में रहने का काम करता है। कहाँ पे रहता है, तो गंदा जल में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन बायो ईंधन का स्रोत नहीं है। बोल रहा बायो ईंधन का स्रोत नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, लकड़ी तो होगा, गोबर गैस भी होगा, और नाभिकीय ऊर्जा भी होगा, लेकिन कोयला नहीं होगा। कोयला क्या होगा बाबू, नहीं होगा। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है, तो कोयला नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2012 में भी पूछा गया है। हम आप लोगों को 2011 में टोटल 20 क्वेश्चन
पूछा गया था और टोटल करवा दिए। लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछा गया है और 2012 में भी 20 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को 2012 का क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। क्वेश्चन बैंक एक बार आप लोग जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।